हेलो, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 3 समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो हमारा श्रीलंका के बारे में होता है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बारे में बताइए या किन किन समुदायों के बीच जातीय संघर्ष चला। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो श्रीलंका का जातीय संघर्ष है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसको कब आज़ादी मिली। तो श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिली। श्रीलंका को 1948 में आज़ाद किया गया। इस पे किसका शासन था? इस पर भी अंग्रेज़ों का शासन था, यानी कि ब्रिटेन का श्रीलंका पर क्या था? दबदबा था। यानी उन्होंने श्रीलंका को भी गुलाम बनाया हुआ था और 1948 में इसको आज़ादी मिली। पहले श्रीलंका को क्या कहा जाता था? पहले श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था। यह आपका 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है कि श्रीलंका या सिलोन कौन से देश को पूछा जाता था। तो श्रीलंका को ही सिलोन के नाम से जाना जाता था। इसमें दो जनसंख्या थी, उनके बीच जातीय संघर्ष चला। एक तो था सिंहली और दूसरा था तमिल। दो ऐसी जातियां थी, जो जनसंख्या थी, जिनके बीच क्या चला? जातीय संघर्ष चला। तो चलिए बात कर लेते हैं। हम देख चुके हैं कि आज़ादी उसको कब मिली? 1948 को मिली। लेकिन अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है, यानी श्रीलंका भी एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक देश है। लेकिन श्रीलंका को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। अब वो चुनौती क्या थी? वो थी जातीय संघर्ष की चुनौती। श्रीलंका में जातीय संघर्ष, श्रीलंका में स्वतंत्रता के बाद से ही जातीय संकट बना हुआ था। यानी स्वतंत्रता मिलते ही कौन सा संकट वहाँ पे आ गया? जातीय संघर्ष वहाँ पे शुरू हो गया। अब इसके कारण क्या हुआ? श्रीलंका को कई बार विकट संकटों और गृह युद्ध का भी सामना करना पड़ा। अब देखो गृह युद्ध क्या होता है। देखो कुछ युद्ध तो आपने सुना होगा कि भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध, या अमेरिका USSR का युद्ध, शीत युद्ध, ये होता है दो देशों के बीच। लेकिन अगर अपने ही देश में युद्ध की स्थिति बन जाती है, संघर्ष स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें हानि भी पहुंचती है वहाँ के लोगों को, ठीक है, उग्रवादी जो लोग हैं वो बहुत ही गंदी तरीके से युद्ध कर सकते हैं, जान मान के हानि होते हैं, उसे गृह युद्ध कहा जाता है। यानी किसी बाहरी देश से युद्ध नहीं होता, अपने देश के अंदर ही जो युद्ध होता है उसे ही गृह युद्ध कहा जाता है। तो श्रीलंका में भी क्या हुआ? गृह युद्ध की जो स्थिति थी वो बन गई थी। आगे बात करते हैं हम। ये चुनौती ना तो सेना की थी और ना ही राजतंत्र, यानी ना तो वहाँ पे सैनिक शासन की स्थिति थी और ना ही वहाँ राजतंत्र था। ये ऐसी कोई भी स्थिति वहाँ पर नहीं थी। श्रीलंका में क्या था? जातीय संघर्ष था। उन्हें जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसकी मांग क्या थी? अब जातीय संघर्ष हो रहा था तो उसकी कुछ ना कुछ तो डिमांड होगी। तो उसकी डिमांड थी कि श्रीलंका में एक क्षेत्र को एक अलग राष्ट्र बनाया जाए। यानी तमिलों ने क्या किया था? एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग की हुई थी। अब वो क्यों की थी? आगे पढ़ते हैं। आज़ादी के बाद क्या हुआ? श्रीलंका को उन दिनों क्या कहा जाता था? सिलोन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। श्रीलंका की राजनीति पर किसका अधिकार था? बहुसंख्यक सिंहली समुदाय का। यानी अब जो वहाँ पे 2 समुदाय के लोग रहा करते थे, एक सिंहली एक तमिल। लेकिन वहाँ पर किसका अधिकार ज़्यादा था? कौन हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है? किसका अधिकार रहेगा? राजनीति में भी सिंहलियों का सिर्फ वहाँ पर अधिकार रहेगा और तमिलों को कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे, श्रीलंका में मुख्य जनसंख्या वो किसकी थी? सिंहली की। यानी बहुसंख्यक कौन थे? वहाँ पे संख्या में ज़्यादा जो थे वो सिंहली थे, और जो हमारे तमिल थे वो संख्या में कम थे। अगर हम भारत के तमिलों की बात करें तो 18% ऐसे तमिल थे जो भारत से आज़ादी से पहले गए थे और बाद में भी जाते रहे हैं। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें काम के लिए वहाँ पे ले जाया गया था। तो उस दौरान वहाँ क्या हुआ कि वहाँ पे जो सिंहली वहाँ के मूल निवासी थे, जिनको सिन्हाला भी कहा जाता है इंग्लिश में, तो सिंहली वहाँ के मूल निवासी थे। उनका ऐसा मानना था कि जो तमिल हैं वो वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, वो विदेशी हैं और उनको इस तरह वहाँ कोई भी अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। तो अब वहाँ क्या हुआ कि जो सिंहली जो जनसंख्या थी वो ज़्यादा थी, परंतु जनसंख्या का एक भाग, इसमें 18% भारत के मूल तमिल लोगों भी थे जो तमिल में रहा करते थे।
जो स्वतंत्रता से पहले ही वहाँ बसे और बाद में भी वहाँ जाकर बसते रहे, यानी बाद में भी वो जाते रहे। अब उनके साथ क्या हो रहा था वहाँ पे कि भारतीय मूल निवासी मुख्य रूप से श्रीलंका के उत्तरी भाग में बसे हुए थे। श्रीलंका के मूल निवासी सिन्हलियों का यह मानना है कि श्रीलंका सिन्हलियों का है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, श्रीलंका सिन्हलियों का है, तमिलों लोगों का वहाँ कोई काम नहीं है। वो कौन है, वहाँ विदेशी हैं, तो उनको कोई अधिकार नहीं देना चाहिए। देखिए ये हमारा श्रीलंका, जो हमारा श्रीलंका है वो कुछ इस प्रकार का है, आपने मैप में देखा होगा। तो इधर वाले हिस्से में जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे कौन रहा करते थे, तमिल लोग यहाँ पर रहा करते थे। तो उनकी डिमांड क्या थी कि इसी हिस्से को एक अलग राष्ट्र घोषित करके तमिलों को दे दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्वाभाविक है कि शासन और राजनीति पर बहुसंख्यक सिन्हलियों का दबदबा है। अब वहाँ पे क्या था, किसका दबदबा था, सिन्हलियों का। और दोनों समुदाय की भाषा भी अलग थी, उनके रहने के तौर तरीके भी अलग थे। और सिन्हली जो थे वो बौद्ध धर्म को माना करते थे, यानी सिन्हली का जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था। और जो हमारे तमिल थे वो बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे, इनका धर्म भी अलग अलग था। जब श्रीलंका जो स्वतंत्र हुआ तो सिन्हलियों ने श्रीलंका की भाषा तथा धर्म के आधार पर एक एकात्मक राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, यानी कि अब जो बौद्ध धर्म को क्या माना जाएगा, राज्य धर्म उन्होंने घोषित कर दिया राज्य का। और जो भाषा थी सिन्हला, उसी को ही क्या मान लिया, राज्य की भाषा मान लिया गया। तो वो यानी एग्ज़ाम जो भी होंगे यूनिवर्सिटी में, जो भी एग्ज़ाम होंगे, पढ़ाई जो भी लैंग्वेज जो ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाएगी वो सिन्हलियों की मानी जाएगी। तमिल लैंग्वेज उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। अब इससे क्या हुआ, तमिलों को इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें तो ये भाषा आती नहीं थी। तो इसीलिए इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। देखिए क्या हुआ था, 1956 में बिल बनाया गया था, जिस बिल के तहत कहा गया था कि जो राज्य जो यूनिवर्सिटी है उसमें किसको ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, सिन्हलियों को। और जो राजनीति में भी किसका दबदबा रहेगा, सिन्हलियों का। यानी ओवरऑल हर जगह जो नीतियां बनाई जाएंगी, जो भी कुछ वहाँ करा जाएगा, वो बहुसंख्यकवाद यानी बहुसंख्यक को उसमें देख कर ही सारी नीतियाँ बनाई जाएंगी। और इसमें उनके साथ कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी, कोई भी दया भाव तमिलों के साथ नहीं किया जाएगा। तो इसी को लेकर तमिलों ने विरोध करना शुरू कर दिया। अब देखो इन्होंने क्या कहा कि कौन सी स्थापित की जाएगी वहाँ पे सरकार, एकात्मक राज्य स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या था, एकात्मक शासन पर केंद्रित सरकार का समस्त श्रीलंका पर नियंत्रण रहेगा। यानी कि वहाँ पे बहुसंख्यकों को नियंत्रण रहेगा शासन पर। वह सिन्हलियों के हितों की रक्षा करेगी और तमिल लोगों के किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाएगी, यानी तमिलों को कोई भी सुविधा उसमें नहीं दी जाएगी। सिन्हलियों का मानना था कि तमिल जनसंख्या जो है वो विदेशी है, यानी कोई मूल निवासी वहाँ की नहीं है। इन्हें सरकार तथा राजनीतिक संस्थाओं और सुविधाओं में अधिक भागीदारी का अधिकार नहीं है, यानी उन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, तमिल ने एकात्मक सरकार बनाए जाने का विरोध किया। अब जब इन्हों के साथ इतना गलत हो रहा था, कोई भी अधिकार उनके लिए नहीं दिए जा रहे थे, तो इन्होंने इस सरकार का क्या क्या विरोध करना शुरू कर दिया। जिससे क्या हुआ कि तमिल लोगों की मूल जड़ें जो हैं वो भारत के तमिलनाडु में हैं। अब वो आए कहाँ से हैं, भारत से आए हैं, तमिलनाडु से। और वे आशा तथा दावा करते हैं कि भारत सरकार को उनके हितों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए और श्रीलंका पर दबाव डालकर यह समस्या समाप्त करनी चाहिए। यानी उन्होंने अब ऐसी आशा की कि भारत के जो सरकार है उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट वो है कहाँ के, भारत के ही मूल है, तमिलनाडु के ही वो मूल निवासी हैं। अब 1983 में क्या हुआ, तमिल लोगों का अपने अधिकारों के लिए संघर्ष ज़रूरी हो गया। उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया, जबकि तमिल जनसंख्या ने अपने लिए अलग राज्य तमिलीलम की मांग रखी। अब उन्होंने एक अलग राज्य की मांग की गई, तमिलीलम नाम के राज्य की, और इसकी प्राप्ति के लिए तमिलीलम स्वतंत्रता संगठन बनाया। इसने क्या किया कि श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष शुरू कर दिया। सशस्त्र संघर्ष क्या होता है, हथियारों के साथ जो संघर्ष होता है उसको सशस्त्र संघर्ष कहते हैं। यानी अब क्या हुआ, इन दो लोगों के बीच, दो संगठनों के बीच क्या होने लगा, सशस्त्र संघर्ष शुरू होने लगा। एक लिट्टे और दूसरी श्रीलंका की सेना। अब श्रीलंका के जो उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण था, जो मैंने आपको अभी भी बता दिया
कि इस जगह जो था वो लिट्टे का नियंत्रण था। तो ये इसी को तमिलीलम बनाने की मांग कर रहे थे। अब इस संगठन ने कई बार श्रीलंकाई सेनाओं को टक्कर दी उनसे और शासन को अवरुद्ध बनाने के लिए प्रयास किया। तमिलनाडु के नेताओं ने भारतीय सरकार पर दबाव बनाया कि वह तमिल लोगों के हितों की रक्षा हेतु कदम उठाएं और श्रीलंका की सरकार को इस समस्या को हल करने के लिए कहें। यानी उनका जो तमिल के नेता थे, जो तमिल में नेता रह रहे थे, उन्होंने कहा भारतीय सरकार से कि हमें उनके लिए कुछ प्रयास करने चाहिए और श्रीलंका से इस समस्या को हल करने के लिए कहना चाहिए। अब भारत ने क्या फैसला किया कि भारत ने समय समय पर तमिलों के सवाल पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत की कोशिश की। यानी तमिलों को भी कुछ अधिकार देने चाहिए, उनके लिए भी श्रीलंका की सरकार से बात की है समय समय पर। लेकिन 1987 में क्या हुआ कि भारतीय सरकार ने श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट रूप से शामिल हो गई। इसमें क्या हुआ था, 1987 में भारत की सरकार ने श्रीलंका के एक समझौता किया तथा श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा। यानी अब क्या हुआ, 1987 में क्या हुआ कि भारतीय सेना को कहाँ भेजा गया, श्रीलंका में भेजा गया ताकि वो इस आंदोलन या इस संघर्ष को रोक सके। आखिर में क्या हुआ कि भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। अब क्या हुआ कि वहाँ पे जो भारतीय सेना है वो खुद वहाँ पे जाके फंस गई। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया। श्रीलंकाई जनता ने समझा कि भारत जो है वो श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कराए। यानी उनका मानना था कि यह हमारा अंदरूनी मामला है और बाहर की सेना जो है वो हमारे यहाँ कर दखलंदाजी कर रही है, तो इसको वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिली। भारत ने अपनी सेना को जो था वो वापस बुला लिया। अब क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में जब भारतीय सेना वापस आ गई तो नॉर्वे और आइसलैंड जैसे जो स्कैंडिनेवियाई देश हैं उन्होंने युद्धरत दोनों पक्षों को फिर से आपस में बातचीत करने के लिए राजी कर रहे थे। यानी ये जो देश थे जिनमें मध्यस्थता यानी मीडिएटर की भूमिका निभा रहे थे और शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा था कि कभी भी संघर्ष शुरू हो जाता था, कभी कभी ये कम हो जाता था। उसके बाद क्या हुआ, मार्च 2007 में क्या हुआ कि लिट्टे के उग्रवादियों ने श्रीलंका के कोलंबो हवाई अड्डे पर भी आतंकवादी आक्रमण और बस में भी बम विस्फोट किया। यह संकट बड़ा गंभीर था। यानी कि अब दोबारा से यह संघर्ष जो था वो शुरू हो गया 2007 में और लिट्टे के उग्रवादियों ने क्या किया, कोलंबो हवाई अड्डे में क्या किया, आतंकवादी आक्रमण कराए और बस में भी क्या करा, बम विस्फोट करा दिए, जो बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। अब इस संकट के निरंतर, अब देखो जब ये संकट हुआ तो वहाँ की सरकार ने कुछ फैसले भी लिए। अब इतने बड़ी समस्या होने के बाद संघर्ष ऐसे चल रहा था, उसके बावजूद भी वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो लोकतांत्रिक ही रही और अच्छी व्यवस्था अर्थव्यवस्था रही और विकास भी उनका उच्च दरों में रहा। यानी कि वहाँ का विकास जो था वो अच्छी तरह से चलता रहा। तो फाइनली क्या हुआ, 2009 में क्या हुआ, लिट्टे को ख़त्म कर दिया गया वहाँ की सरकार ने और इसके साथ ही ये जो सशस्त्र विद्रोह है ये समाप्त हो गया। तो यहीं पे आपके जो टॉपिक हैं श्रीलंका का संघर्ष ये समाप्त हो जाता है। इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।